तो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 6 का जो साइंस का सेट एग्ज़ाम है, जो कि जुलाई में होना था लेकिन अगस्त में हुआ है, तो उसको हम सोल्व करते हैं। तो इसमें देखिए, ये नेम ऑफ स्टूडेंट मतलब यहाँ पर जो विद्यार्थी है उसका नाम लिखना है, यहाँ रोल नंबर, और ये 60 मिनट का पेपर था और 20 नंबर का था। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, सब्जियों को काटने के पश्चात धोने से कौन से पोषक तत्व पानी में घुलकर बाहर निकल जाते हैं। जब सब्जियों को काटा जाता है फिर उनको धोया जाता है तो उसमें से खनिज तत्व और विटामिन पानी में घुलकर बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें उत्तर आएगा सी, ए और बी दोनों, क्योंकि ए है खनिज तत्व और बी है विटामिन, तो उत्तर आएगा सी। इसके बाद भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, लेकिन जो इंग्लिश में लिख रखा है वो सही है। भोजन में आयोडीन की कमी से गोइटर रोग होता है, तो ये गोइटर यहाँ लिख रखा है, तो यहाँ पर घींगा, अगर हिंदी में होता तो घींगा होता यहाँ पर, तो उत्तर आएगा बी। तीसरा है, तेलीय बीजों को एक पतले कागज पर पीसने से कागज क्या हो जाता है। ऐसे बीज जिनमें से तेल निकलता हो उसको अगर एक पतले कागज पर रखकर पीसते हैं तो जो कागज है वो चिकना हो जाएगा, और उसमें से अगर हम देखेंगे तो पारदर्शी नहीं होगा, क्योंकि उसमें से आर पार नहीं दिखेगा। अपारदर्शी भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत दिखने लग जाता है, और जिसमें से धुंधला दिखता है वो होता है पारभासी, तो उत्तर आएगा बी। प्रश्न 4 है, मिश्रण में जल मिलाने पर भरी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। मतलब कोई भी मिश्रण है, जैसे मान लीजिए ये पानी है और पानी में मिट्टी मिला दी है, रेत मिला दी है, तो थोड़ी देर में हम देखते हैं जब इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो थोड़ी देर में जो रेत है वो नीचे बैठ जाता है और पानी रह जाता है ऊपर, रेत नीचे जमा हो जाता है और पानी ऊपर रह जाता है। तो इस प्रक्रम को अवसादन कह देते हैं, क्योंकि जो भारी अवयव होते हैं इनको अवसाद बोलते हैं और इस प्रक्रिया को अवसादन बोला जाता है। तो यहाँ पर उत्तर आएगा ए, अवसादन। इसके बाद प्रश्न 5 है, पुष्प के केंद्र में सतत भाग को कहते हैं। पुष्प के केंद्र में स्त्री केसर होता है, तो यहाँ पर पुंकेसर नहीं आएगा और वर्तिकाग्र नहीं आएगा, स्त्री केसर आएगा, उत्तर है बी। उसके बाद प्रश्न 6, पक्षियों में डैश की कमी से उनके अंडों का खोल मुलायम हो जाता है। तो देखिए, जो अंडे होते हैं उनका जो खोल होता है वो कैल्शियम से बना होता है, और अगर पक्षियों में कैल्शियम की कमी होगी तो जो उनके अंडे होते हैं उनका जो खोल है वो मुलायम रह जाता है, तो उत्तर आएगा कैल्शियम। प्रश्न 7 है, भूसे से चावल अलग करने के प्रक्रम को डैश कहते हैं। भूसे से चावल को अगर अलग किया जाता है तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है थ्रेसिंग। ये हिंदी में लिख दिया है, ये इंग्लिश में लिख दिया है, ये भी लिख दिया इंग्लिश में। प्रश्न 8 है, प्रोटीन ऊर्जा देने वाला भोजन है, ये सत्य है या असत्य, हमें छांटना है। देखिए, प्रोटीन ऊर्जा देने वाला भोजन नहीं है, प्रोटीन शक्तिवर्धक भोजन है, तो ये गलत है। यहाँ पर असत्य जो है इस पर हम टिक कर देंगे। और इंग्लिश में जैसे मान लीजिए इसको पढ़ते हैं तो प्रोटीन्स आर एनर्जी गिविंग फूड, ये फॉल्स है, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रश्न नंबर 9 है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रफेज इन आवर फूड। भोजन में आहारी रेशों का क्या महत्व है। भोजन में आहारी रेशे भी होते हैं जिनसे हमें कोई खनिज लवण नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आहारी रेशे जो है वो भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं, भोजन में मिलते हैं और आयतन बढ़ा देते हैं, जिससे हम ओवर ईटिंग नहीं करते, क्योंकि भोजन में आहारी रेशे होते हैं उससे भोजन घना हो जाता है और हम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। और पहला, इसलिए हम पहला लिखेंगे, आहारी रेशे हमारे भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं, और दूसरा, ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो डाइटरी फाइबर्स या रफेज बोलते हैं इनको, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ आवर फूड, और दूसरा है हेल्प्स आवर बॉडी इन एक्सपेलिंग अनडाइजेस्टेड फूड।
इसके बाद है निस्यंदन विधि क्या है, व्हाट इज फिल्ट्रेशन मेथड। तो देखिए निस्यंदन विधि में क्या होता है, मान लीजिए पानी में रेत मिक्स हो गई है या पानी में आटा मिक्स हो गया या चॉक पाउडर मिक्स हो गया है, तो अगर हम इसको अलग करेंगे तो हम एक बर्तन लेंगे दूसरा और इसके ऊपर या तो हम फिल्टर पेपर लगा देंगे। जैसे कि अगर लैब में ये प्रक्रिया करते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं, एक बीकर लेंगे, लैब में हम इसको ऐसे करते हैं, एक बीकर लेंगे और यहाँ पर हमने एक लगा दिया स्टैंड और इस स्टैंड पर रख दिया हमने एक कीप लगा दी है और जो कीप है इस पर हमने लगा दिया है यहाँ पर फिल्टर पेपर, यहाँ पर फिल्टर पेपर लगा दिया है और इसमें फिर इस पानी को ऐसे उड़ेल देते हैं। तो इस फिल्टर पेपर के ऊपर ठोस कण रह जाएंगे, जो कि ये चौक या फिर मिट्टी है, मान लीजिए इसमें चौक और पानी है, तो जो चौक के कण हैं वो तो ऊपर रह जाएंगे और जो पानी है वो नीचे आ जाता है। तो इस तरह से ठोस तो चौक हो गया और पानी हो गया द्रव। तो ठोस और द्रव को अलग करने की जो विधि है वो है निस्यंदन विधि और इसको किसी भी फिल्टर पेपर से या फिर किसी भी मोटे कपड़े से, देखिए यहाँ पर हम मोटा कपड़ा भी यूज कर सकते हैं, सूती कपड़ा, उससे ठोस या द्रव को अलग किया जाता है। तो इस विधि को निस्यंदन विधि कहा जाता है और इसमें फिल्टर किया जाता है, तो इसको फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। तो यह विधि मुख्यतः द्रव से ठोस अशुद्धियों को अलग करने की विधि है। इसमें मिश्रण को मोटे सूती कपड़े या फिल्टर पत्र पर डाला जाता है, जिससे द्रव फिल्टर से छनकर नीचे आ जाता है, वह ठोस कण ऊपर रह जाते हैं। इस तरह से ठोस और द्रव अलग किए जाते हैं। तो देखिए ये तो लैब में हो गया, लेकिन हम आम दैनिक जीवन में भी इस फिल्ट्रेशन विधि का यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे कई बार पानी में मिट्टी आ जाती है तो हम फिर उस मिट्टी को अलग कैसे करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक बाल्टी है और बाल्टी में ऐसा पानी है जिसमें मिट्टी आ गई है, तो हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे, तो थोड़ी देर छोड़ने पर जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है और फिर हम उसको अलग करेंगे फिल्ट्रेशन विधि से। तो वो कैसे करेंगे, हम एक मटका लेंगे या कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें हमें ये पानी अलग से निकालना है और इसके ऊपर हम कोई सूती कपड़ा 3-4 फोल्ड करके इसके ऊपर रख देते हैं। अब यहाँ पर पानी डालेंगे तो साफ पानी नीचे आ जाता है और जो मिट्टी है वो रह जाएगी ऊपर। तो इस तरह से ये जो पानी है ये फिल्टर हो गया है। तो इस विधि को निस्यंदन विधि बोला जाता है। देखिए जो ये मिट्टी नीचे बैठ गई, ये तो अवसादन विधि है, लेकिन इसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो है निस्यंदन विधि। पानी को इसमें उड़ेला और मिट्टी ऊपर रह गई और पानी नीचे चला गया, तो ये है निस्यंदन विधि। प्रश्न 11 है, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पारदर्शिता मतलब आर पार देखना, इसके आधार पर पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। तो हम जानते हैं कि पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है और अपारदर्शी मतलब उसके पार नहीं देखा जा सकता, पार नहीं होगा। तो ऐसे पदार्थों के आर पार नहीं देखा जा सकता है, जैसे कि लकड़ी और गत्ता, और जिनके पार देखा जा सकता है जैसे कांच। और पारभासी वे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार देखने पर धुंधला दिखाई देता है, मतलब साफ नहीं दिखाई देता, धुंधला दिखाई देता है। जैसे कि कांच को अगर घिस देते हैं तो घिसा हुआ कांच, या कागज़ पर अगर तेल लगाया जाता है तो वो भी उसमें से भी धुंधला दिखाई देता है, तो तेल लगा कागज़, ये इसके उदाहरण है। पारदर्शी का उदाहरण है कांच, अपारदर्शी का उदाहरण है लकड़ी या फिर गत्ता, दीवार, और पारभासी का उदाहरण है घिसा हुआ कांच और तेल लगा कागज़। तो ये हमें लिखने थे, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। उदाहरण भी दे दिए हमने और व्याख्या भी कर दी है। इसके बाद प्रश्न 12 आता है, पौधे के विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन करें। पौधे के विभिन्न भाग, ये देखिए कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, तो इसको ध्यान से पढ़ना। पौधे के विभिन्न भाग, ये फूल के विभिन्न भाग नहीं है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो पौधे के विभिन्न भाग देखिए, जो पौधा होता है उसमें 2 तंत्र होते हैं,
तो जो ज़मीन के नीचे का भाग होता है, ज़मीन के नीचे का भाग जो होता है उसको मूल तंत्र बोला जाता है। ये ज़मीन है और इसके नीचे के जो ये भाग हैं ये है मूल तंत्र। ज़मीन से जो ऊपर का भाग होता है इसे प्रहोतंत्र बोला जाता है। तो मूल तंत्र में आते हैं प्राथमिक मूल। ये देखिए, ये जो जड़ है ये है मूल, और ये मेन जो जड़ है ये मोटी सी मेन जड़ है, इसको प्राथमिक जड़ बोलेंगे। और ये जो छोटी छोटी जड़ें हैं ये जैसे साइडों में निकल गई हैं, ये जो जड़ें हैं ये है द्वितीय मूल। इसके बाद ये जो ऊपर का हिस्सा है ये जो है ये बीच में मोटा सा हिस्सा है, इसको बोलेंगे तना या स्तंभ। इसके सारे ही पेड़ खड़ा रहता है। और ये फूल हैं, पुष्प, और जो फल लगते हैं पौधे पर ये फल हैं, और ये पत्तियां हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से जहाँ से एक टहनी निकलती है और दूसरी टहनी निकलती है उसके बीच का जो हिस्सा होता है ये वाला हिस्सा ये है इंटरनोड। और जहाँ से टहनी निकलती है, मान लीजिए ये तना है और यहाँ से टहनी निकलती है यहाँ से, तो ये हो गया नोड। और दूसरी टहनी अगर निकलती है यहाँ से तो इनके बीच का जो हिस्सा ये है इंटरनोड। ये है नोड, ये इंटरनोड, तो ये है नोड और ये इंटरनोड। और ये देखिए ये कलिका है, छोटी सी कली जब निकलनी शुरू होती है वो है कलिका। तो ये हैं पौधे के भाग। और यहाँ पर ये देखिए प्राथमिक मूल और द्वितीय मूल, ये पूरी है जड़ जो कि पृथ्वी के नीचे का हिस्सा होता है। इसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसका वर्णन करते हैं। तो देखिए प्रहोतंत्र जो है पौधे के वे सभी भाग शामिल होते हैं जो ज़मीन के ऊपर होते हैं, जैसे कि पत्तियाँ, तना, फूल, फल। पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण करती हैं और पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। तना जो होता है पौधे को सहारा देता है, वह पोषक तत्वों तथा पानी का परिवहन करता है। जड़ों से ये पोषक तत्वों को लेता है और पानी का परिवहन कर पूरे पौधे में पहुंच जाता है। जो फूल होते हैं वो पौधे के जनन भाग हैं, और जो फल होते हैं उनमें बीज बनते हैं। बीजों के फैलाव व परागण में सहायता करते हैं जो फल होते हैं। उसके बाद जो मूल तंत्र है उसमें आती जड़ें। जड़ें पौधे को मिट्टी में स्थिर रखती हैं तथा भूमि से जल व पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। मतलब जो जड़ें हैं वो एक तो मिट्टी में होती हैं तो पौधे को मिट्टी में जकड़े रखती हैं, और ज़मीन से ये खनिज लवण और पोषक तत्व ऊपर की तरफ सोखती रहती हैं, जिससे कि पौधे का पोषण होता है। तो ये पूरा हमने एक्सप्लेन कर दिया है। प्रश्न था पौधे के विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन करो, तो हमने चित्र भी बना दिया है और इसका वर्णन भी कर दिया है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।